अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओ लेवल्स बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, नेम्ड एज सेल्स। इस चैप्टर में सेल की 3 टाइप्स के बारे में जिक्र किया गया है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल। लेकिन मैं एक 4th टाइप को भी ऐड करूंगा जो है फंगल सेल। लेटर चैप्टर में इसका डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एनिमल सेल से इन प्रोफेसर लेकिनस्टाइन। सेल चैप्टर में जो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो 4 टाइप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं सेल की, हम बारी बारी उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हर टाइप, जैसे एग्जांपल एनिमल सेल के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, टाइनी स्ट्रक्चर जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। हम उनके भी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में 1 बाय 1 डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपसे सेल की एक समराइज डेफिनेशन शेयर करूं जो एग्जामिनर आपसे 1 मार्क के लिए पूछ सकता है, तो इट विल बी सेल इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। एक जानदार का जो मैस होता है उसको हम बायोमास कहते हैं। तो बायोमास का जो सबसे छोटा ब्लॉक है ना, वो हमारे पास सेल है। और सेल सिर्फ वहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल रोल प्ले नहीं कर रहा होता, बल्कि वो फंक्शनली भी कोई रोल प्ले कर रहा होता है। सेल कोई टास्क परफॉर्म करेगा तो अल्टीमेटली सारे सेल मिलके काम करेंगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, चाहे वो मोशन के हवाले से है, आप अपने माहौल को के मुताबिक रिस्पॉन्स करें। अगर आपके सेल अपना काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज डेड। सेल के बारे में एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं। एक सेल डिवाइड करता है, उसके नतीजे में हमारे पास 2 नए सेल्स बनते हैं। तो अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ आवर लाइफ टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ में अल्लाह पाक ने एक इनफाइनाइट ये प्रोसेस रखा है। हमारी बॉडी खुद को हील भी करती है, खुद को रिपेयर भी करती है, पुरानी चीज़ों को रिप्लेस भी करती है। ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट माइटोसिस बेसिकली वो प्रोसेस है कि जिसके थ्रू सेल डिवाइड करता है खुद को ना। तो ये इनफाइनाइट है, लामहदूद चलता रहता है जब तक इंसान कब्र तक नहीं पहुंच जाता। अच्छा, अब जो मैंने एग्जांपल आपसे शेयर की है, इसको मैं एक मिसाल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मिसाल के साथ चीज़ों को बेहतर इंसान याद रखता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँ डेफिनेशन की, कि जिस तरह हमारी बॉडी में सेल जो है एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, इसी तरह इसकी मिसाल आप इसको इस तरह तशबीह दे सकते हैं कि जिस तरह एक दीवार में जिस तरह एक ईंट रोल प्ले करती है कि आप ईंटों को एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करें, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर आपके पास बन जाता है जिसे हम वॉल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल सेल को कम्प्लीटली डिफ़ाइन नहीं करती, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रक्चरली तौर पे सेल को डिफ़ाइन करे, लेकिन ब्रिक का कोई फंक्शन नहीं होता दीवार के अंदर। तो मैं आपको इससे एक बेहतर एग्जांपल देता हूँ जिससे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ भी सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब भी आपको सेल की डेफिनेशन अगर आपके माइंड में नहीं आ रही होगी तो ये एग्जांपल आपके माइंड में आ जाएगी, तो डेफिनेशन भी साथ में आपके माइंड में आ जाएगी। जिस तरह गाड़ी के इंजन में कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। पिस्टन अपना काम कर रहा है, ठीक है, रेडिएटर अपना एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। इसी तरह हमारी बॉडी में सेल भी स्ट्रक्चरल रोल के साथ साथ फंक्शन वाइज भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहे होते हैं। और जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है ना, उसमें हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेल कौन सा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। अभी हमने ये समझना है कि सेल है क्या, और फिर हमने उसकी 4 टाइप्स के बारे में जिक्र करना है। ठीक है, उनको डिटेल में समझना है और उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हमने पहले उनको समझना है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेल पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ करें। अब मैं आपसे एट द एंड एक पास्ट पेपर, एक्सपेक्टेड पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर करता हूँ, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। डिफाइन सेल फॉर 1 मार्क। और जो डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, इफ़ यू राइट डाउन द डेफिनेशन यू विल गेट कंप्लीट 1 मार्क। सेल के इंट्रोडक्शन के बाद हम सेल की सबसे पहली और सबसे अहम टाइप को डिस्कस करते हैं, वो है एनिमल सेल। ह्यूमंस में भी जो सेल एग्जिस्ट करते हैं वो एनिमल सेल ही हैं, क्योंकि बायो में जो हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज़म्स को,
तो ह्यूमंस को हम किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं। सबसे पहले हम एनिमल सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सेकंड, मैं आपसे उन 5 ऑर्गेनल्स और टाइनी स्ट्रक्चर जो सेल का पार्ट हैं उनके बारे में 1 बाय 1 आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। उसमें पास्ट पेपर भी इंक्लूड होंगे। उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के बाद एंड पे हम एक रिवीजन सेशन रखेंगे जिसमें मज़ीद हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग आंसर्स। मेरा फोकस इस बात पे भी है कि हम इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम करें, ना कि सिर्फ कंटेंट पे। कंटेंट यू गॉट द कंसेप्ट, ठीक है, उस पे अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है कि जब एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या एग्ज़ाम ट्रिक्स हैं कि जिससे हमने एग्जामिनर के माइंड को टैकल करना है, ठीक है। तो मेरा ज़्यादा फोकस उस पर भी रहेगा। तो सबसे पहले हम एनिमल सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। एनिमल सेल को अल्लाह पाक ने एक पैकिंग में इनक्लोज की है। उस पैकिंग को हम मेम्ब्रेन कहते हैं। अब एनिमल सेल के जो पार्ट्स हैं ना, जो ऑर्गेनल्स हैं, टाइनी पार्ट्स हैं, वो भी एक मेम्ब्रेन में इनक्लोज होते हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। अब ये एक फीचर है जो एनिमल सेल को बाकी सेल से डिफरेंशिएट करता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड इसमें फ़र्क करता है। सिलेबस का एक पॉइंट शेयर करता हूँ। एनिमल सेल का एक मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो एनिमल सेल जो ऑर्गेनल्स हैं एग्जामिन करना है, वो भी मेम्ब्रेन में पैक्ड है। फ्रॉम सुटेबल लोकली अवेलेबल मटेरियल, ये था एनिमल सेल। अब आपके माइंड में ये चीज़ क्वेश्चन रेज करी होगी मेरे ख्याल से, वो लोकली अवेलेबल मटेरियल क्या है। इसका मतलब है कि वो स्लाइड्स जो आपकी स्कूल लैब में कॉमनली प्रेजेंट होती हैं, जिस तरह ज़्यादातर आपने ह्यूमन चीक सेल को माइक्रोस्कोप में देखा होगा। अब फिर यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या हम अपने आप को महदूद करें सिर्फ ह्यूमन चीक सेल तक? क्या एग्जामिनर सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है? तो इसका जवाब है नहीं। मैंने पास्ट पेपर्स में से कुछ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को कंक्लूड आउट किया आपके लिए, जिनके बारे में 12 क्वेश्चन किया गया है और चांसेस ये हैं कि आगे भी एग्जामिनर उनके बारे में पूछे। अब वो टाइप्स कौन सी हैं? उसमें पहली है एग सेल, स्पर्म, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, चीक सेल, नर्व सेल्स, मसल सेल एंड सिलेटेड सेल। अब हर एक टाइप के बारे में हम सेकंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जब इस चैप्टर का हम सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, तब हम इन एक टाइप को डिटेल से देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में और इनके फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे उन्होंने हमसे कहा है यूजिंग एन अप्रोप्रिएट टेम्परेरी स्टेनिंग टेक्निक। एनिमल सेल के लिए उन्होंने मिथाइलिन ब्लू को सजेस्ट किया है। अब ये स्टेनिंग टेक्निक क्या हमने यूज़ करनी है, ठीक है? इसका आंसर है नहीं। अब ये स्टेनिंग टेक्निक यहाँ पे मेंशन करने का मकसद ये है कि एनिमल सेल्स का जब हम माइक्रोस्कोप में जो पिक्चर लेते हैं ना, उसको माइक्रोग्राफ कहते हैं। जब हम उसका माइक्रोग्राफ देखते हैं ना, तो हम कुछ स्ट्रक्चर्स में ना जो उसके ऑर्गेनल्स हैं उनमें फ़र्क नहीं कर पाते। तो उनमें फ़र्क करने के लिए ना फिर हम उसको ना कलर कर देते हैं, ठीक है, ताकि उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस कर सकें। और वो कलर जो है उसको हम एक स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं और उसके लिए मिथाइलिन ब्लू को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ना एक ह्यूमन चीक सेल की एक माइक्रोग्राफ आपसे शेयर करता हूँ, जिससे आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उसको हमने स्टेंड किया हुआ है मिथाइलिन ब्लू के साथ। अब ये देखें कि ये यहाँ पे ये आपको ये पैकिंग की बात कर रहा था मैं। ये पैकिंग जो है ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेंटर में जो आप डेंस पार्ट देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। ये सारा सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म है। अच्छा, साइटोप्लाज्म में आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि साइटोप्लाज्म अपीयर्स टू बी ग्रेनुलर, दानेदार, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे कहीं आप कोशिश करें कि अपने पास कोई नोटबुक रखें और उसको इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। जब मैं साइटोप्लाज्म को डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा। अब हम उन 5 ऑर्गेनल्स के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया हुआ है। वो हैं न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन। इन 5 ऑर्गेनल्स को हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल इज़ न्यूक्लियस। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल,
एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन करे रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यू कैन राइट दीज 3 वर्ड्स एंड यू विल गेट 1 मार्क फॉर 1 मार्क। ये आंसर बिल्कुल रिलायबल है। सेकंड हम बात करें कि जेनेटिक मटेरियल स्टोर कहाँ पे करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में केमिकल होता है जिसका नाम है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और उस डीएनए का एक सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम जीन्स कहते हैं। और जो जीन्स हैं वो इनहेरिटेंस का भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और यही जीन्स हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करती हैं। अब मैं आपको ये सब चीज़ें एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ जिससे आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वी हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है एक्स शेप, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में आप कोइलिंग हुई हुई देखेंगे, वो बेसिकली डीएनए सुपर कोइल्ड हुआ है, ठीक है। ये जो आप डबल स्ट्रैंड ट्विस्टेड स्ट्रैंड देख रहे हैं डीएनए, और उस डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो हमारे पास जीन है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इनहेरिटेंस का। अब हम इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि न्यूक्लियस इम्पोर्टेंट क्यों है। न्यूक्लियस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें डीएनए है। अब डीएनए का क्या ऐसा फंक्शन है कि जिसकी वजह से वो इतना अहम है। डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है एक और ऑर्गेनल को कि वो प्रोटीन्स बनाएं, और वो प्रोटीन भी एंजाइम्स हो सकते हैं या सिक्रीशंस हो सकती हैं। एंजाइम हमारी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो जो अपने रिएक्शन है उनको लेस टाइम में वो रिएक्शन टेक प्लेस करें जो विद इन द सेल हो रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को इनहेरिटेंस में भी एक पॉइंट, सिलेबस पॉइंट में भी इस चीज़ को एग्जामिनर ने शेयर किया, मैं आपसे वो भी शेयर कर देता हूँ। डीएनए कंट्रोल करता है सेल फंक्शन को बाय कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम प्रोटीन क्यों इतने ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम अपने सेल की कॉम्पोजिशन में सबसे पहला इंग्रेडिएंट देखें तो वो वाटर है, 70 to 80% रफली। और अगर हम सेकंड इंग्रेडिएंट को देखें 10 to 15% यू कैन से, तो वो प्रोटीन है। तो इसलिए हमारी बॉडी में प्रोटीन की इतनी अहमियत है। अब क्योंकि प्रोटीन डीएनए बना रहा है और डीएनए एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल बन जाता है। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में बात कीजिए तो वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, लेकिन अगर हम डीएनए के फंक्शन के बारे में बात करें ना तो डीएनए का फिर एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा कि वो जीन्स को कैरी करता है, और वही जीन्स इंस्ट्रक्शंस देती हैं प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन सेल के टॉपिक में जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस आएगा। अब मैं आपसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एनिमल सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी अल्लाह पाक ने उनको एक मेम्ब्रेन में, एक पैकिंग में क्लोज़ किया हुआ है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एक न्यूक्लियस को भी एक मेम्ब्रेन में क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है। और उसमें ना कुछ स्पेसिफिक गेट्स हैं जिसके थ्रू, उन्हें हम न्यूक्लियर पोर्ट्स कहते हैं, जिनके थ्रू ही कुछ स्पेसिफिक मखसूस मटीरियल उनके थ्रू अंदर एंटर कर सकते हैं या लीव कर सकता है। अब वो मटेरियल कौन से हैं? जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ना, लाइक वाटर, ऑक्सीजन, वो उनके थ्रू इजीली पास कर सकते हैं, उनको अलाउ है। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, उनको एक स्पेशल फिर एक प्रोसेस के थ्रू उस मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता है जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कुछ मटेरियल्स को, जो स्मॉल मटेरियल्स हैं उनको अलाउ करती है, और लार्ज मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती अपने थ्रू इजीली पास करना उन न्यूक्लियर पोर्ट्स के थ्रू। एट द एंड अगर मैं एक डिफरेंस के बारे में बात करूं जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के न्यूक्लियस में होता है, वो उनकी पोजीशनिंग में है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर पे लाया करता है, प्लांट सेल में क्योंकि सेंटर में एक वैक्यूल होता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे पुश हो जाता है। अब मैं आपसे एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस, पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर करता हूँ रिगार्डिंग न्यूक्लियस। दे हैव शोन अस अ फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ एन एनिमल सेल, और उन्होंने हमसे कहा है कि उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें जो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को। उस स्ट्रक्चर को 1 मार्क हमें मिलेगा लेबल करने के लिए उसको, और एक मार्क मिलेगा हमें उसका नाम करने के लिए, उसका नेम मेंशन करने के लिए। अब यहाँ पे हमने जो उसको लेबल करना है, तो हमने जो पेंसिल यूज़ करनी है, इट शुड बी शार्प, ठीक है, शार्प हो।
और सेकेंडली रूलर के साथ हमने उसको लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन ना सारी हमारे सिलेबस में गिवन है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में लाया करता है, डेंस पार्ट है, तो दिस इज़ द न्यूक्लियस, और अब हम उसको इस तरह लेबल कर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक चीक सेल की डायग्राम शो करवाई है, और दे हैव आस्क्ड अस नेम द केमिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस दैट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो हम जानते हैं कि वो केमिकल जो प्रोटीन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है वो है डीएनए। लास्ट क्वेश्चन, ये एक स्पॉन्जी मेसोफिल सेल की डायग्राम है जो प्लांट में एग्जिस्ट करते हैं, जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब उन्होंने हर स्ट्रक्चर को किसी लेटर से लेबल कर दिया, और उन्होंने हमें टेबल दी है कि जहाँ पर उन्होंने फंक्शन, स्ट्रक्चर और लेटर एंड डायग्राम। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर उन्होंने स्पेसिफाई किया वो न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस, सो हमारे पास न्यूक्लियस, ये साइड पे हमारे पास हमें न्यूक्लियस मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप चीज़ देखें कि यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े गैप्स देखने को मिल रहे हैं। ये बेसिकली न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये वो गेट्स हैं जिनके थ्रू मटेरियल बाहर चले जाते हैं या अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस हमें साइड पे मिलेगा प्लांट सेल में। सो बेसिकली सी इज़ द स्ट्रक्चर, सी इज़ द स्ट्रक्चर, सी इज़ द न्यूक्लियस, सी से लेबल किया हुआ न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, दैट इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। तो ये था न्यूक्लियस। अब हम जो सेकंड ऑर्गन डिस्कस करेंगे वो है राइबोसोम। सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोम के फंक्शन के हवाले से। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनको इसी वजह से प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। डीएनए इन्हीं को इंस्ट्रक्शन देता है, और उन इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। तो ये इनका, अगर आपसे कोई 1 मार्क आंसर के लिए आपसे कोई 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, यू कैन आंसर दिस। सेकेंडली, अगर हम इनकी प्रेजेंस के बारे में बात करें, इन जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उसमें किस किस टाइप में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सब चारों की चारों टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट, एनिमल, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल। अगर हम एट द एंड, अगर मैं आपसे सेल में इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात करूं कि सेल में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये 2 जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ये एक और ऑर्गेनल्स के और एक और स्ट्रक्चर के साथ अटैच होते हैं जिसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी अपीयरेंस राइबोसोम की वजह से रफ हो जाती है, और या तो ये साइटोप्लाज्म में हमें फ्रीली फ्लोट करते हुए मिलते हैं। अब मैं आपसे ना एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शेयर करता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिस पे आपको ब्लैक जो आपके पास डॉट्स आपको दिख रहे हैं, बेसिकली ये राइबोसोम है, ये उनकी मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और ये जो आपको ब्लैक डॉट्स मिल रहे हैं अटैच ही इनके साथ राइबोसोम्स ही हैं। एट द एंड अब हम पास्ट पेपर क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता हूँ रिगार्डिंग राइबोसोम। द स्टमक लाइनिंग कंटेन सेल दैट secrete proteins. State the name of 2 cell structures that are involved in making और secreting proteins। हम secreting वाले पॉइंट को मिस करते थे, हम इसको इस तरह पढ़ते हैं that are involved in making proteins। हमारे सेल में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो प्रोटीन मेकिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई टू आंसर इट बाय योरसेल्फ। तो जो पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास जो प्रोटीन मेकिंग में रोल प्ले करता है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपको पता है कि न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो इंस्ट्रक्शन देता है आपके पास राइबोसोम्स को, और राइबोसोम फिर प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये 2 ऑर्गेनल्स आपके पास साइमल्टेनियसली काम करते हैं एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो टास्क है प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसके बाद जो ऑर्गेनल हम डिस्कस करेंगे वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन के बारे में बात की जाए तो ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है, और सेल में सबसे ज़्यादा स्पेस जो है यही ऑक्यूपाई करता है, और इसकी कॉम्पोजिशन में 70 to 80% रफली वाटर ही होता है। अगर इसके फंक्शन के बारे में बात की जाए तो यही वो जगह है कि जहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस। दिस इज़ वेयर मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब सेल में जो भी रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है वो साइटोप्लाज्म में ही कर रहा है। जैसे जिसकी एग्जांपल है, जैसे एरोबिक रिस्पायरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, वो आपके पास साइटोप्लाज्म में ही टेक प्लेस करता है।
इसी फंक्शन को अगर मैं थोड़ा मज़ीद डिफरेंट वर्डिंग के साथ कोट करूँ, सो वी कैन से साइटोप्लाज्म सब ऑर्गेनल्स को, सब स्ट्रक्चर्स को एक स्पेस प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक अ कोवर्किंग स्पेस, ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सकें। जैसे राइबोसोम हमारे पास फ्रीली फ्लोट करते हैं, हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स को, न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, इन सब ऑर्गेनल्स को स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि अपना काम प्रॉपरली तरीके से टास्क परफॉर्म कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली सब ऑर्गेनल, सब पार्ट्स जो हैं वो अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, तो अल्टीमेटली सेल जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 70% टू 80% हमने कहा कि उसकी कॉम्पोजिशन वाटर है, तो हम कहते हैं कि उसकी रिमेनिंग 30% जो है उसकी कॉम्पोजिशन में क्या है, तो साइटोप्लाज्म की रिमेनिंग 30% कॉम्पोजिशन में हमारे पास कुछ डिज़ोल्व सब्सटेंस आ जाते हैं, जिसमें शुगर्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और प्रोटीन भी होते हैं। और मैंने आपको बताया क्योंकि राइबोसोम फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म पे, तो जो वो प्रोटीन बनाते हैं वहीं पे, तो वो साइटोप्लाज्म में ही उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो 15 टू 10% आपके पास यहाँ पे कॉम्पोजिशन में बेसिकली आपके पास प्रोटीन होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में एक डिफरेंस आपसे शेयर करता हूँ, वेरी वेरी माइक्रो पॉइंट। और ये मैंने क्वेश्चन पहले भी वहाँ पे रेज़ किया था कि आपको वो, जब मैंने आपसे माइक्रोग्राफ शेयर किया, जो स्टेन माइक्रोग्राफ, उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको यहाँ पे ना जो एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म है वो ग्रेनुलर, थोड़ा दानेदार दिख रहा है। उसका आंसर भी अब मैं इसी पॉइंट के साथ करूँगा। साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लांट सेल के मुताबिक ज़्यादा डेंसर होता है, ज़्यादा थिकर होता है। उसका रीज़न ये है कि एनिमल सेल में ज़्यादा ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि एनिमल सेल जो फूड होता है ना उसको स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। एनिमल सेल में आपको ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, ठीक है, और प्लांट में आपको स्टार्च के ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि वो सैप वैक्यूल जो होता है ना उसमें वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो वो आपको साइटोप्लाज्म में ज़्यादा उनकी, आप उनको, वो साइटोप्लाज्म में ज़्यादा उनकी अपीयरेंस नहीं होती, रेदर देन वो डिज़ोल्व फॉर्म में रहते हैं। लेकिन ग्रेन्यूल्स जो ग्लाइकोजन के ग्लूकोज को ना अल्टीमेटली पाइलअप करके ना ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शेयर करता हूँ जिसमें आप इसको चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब ये देखिए, दे हैव लेबल दिस, कि दिस ब्लैक डॉट्स ये हमारे पास ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं, और ये सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस की भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ आप देख सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन में इंक्लोज्ड है, ठीक है, और इस सराउंडिंग में सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। दैन दिस इज़ द न्यूक्लियस एंड वी हैव गॉट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम आगे इसके सेकेंड लास्ट स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन के बारे में अगर बात की जाए तो लिपिड और प्रोटीन की एक लेयर होती है, लिपोप्रोटीन, जैसे एक सैंडविच बाई लेयर है ना, जैसे सैंडविच है ना हमारे पास, दीज टू स्लाइसेस, ठीक है, इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के लिए हम कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, और जिसके बारे में बारहा आपके सिलेबस रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। पार्शली परमेएबल, सेमी परमेएबल, डिफरेंशिएटली परमेएबल, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं हम सेल मेम्ब्रेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात की जाए, वन लाइन आंसर, दैट इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के स्पेसिफिक मटेरियल को अलाउ करता है आने के लिए, ठीक है, और कुछ को अलाउ नहीं करता। अब मैं आपसे सेल मेम्ब्रेन की ना एक एडॉप्टेशन शेयर करता हूँ, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्योंकि सेल को पैक कर रही है तो इसका सरफेस एरिया ना काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसका जो सरफेस एरिया है ना वो हेल्प करता है सेल को कुछ न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए। सेल हमारे पास क्लस्टर्स एक ग्रुप में रहते हैं जिन्हें हम टिश्यूज़ कहते हैं। तो उस ग्रुप के सराउंडिंग में ना एक लिक्विड होता है, उसे कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, और वो टिश्यू फ्लूइड में सेल के सारी काम की चीज़ें होती हैं जो सेल को चाहिए। तो जो सेल मेम्ब्रेन इन कॉन्टैक्ट होती है ना वो टिश्यू फ्लूइड के साथ होती है, तो उसको वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसको मिल जाते हैं, जैसे उसको पानी चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए, और जो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल ना उसको वो रिलीज़ करते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे बात की थी तीसरे पॉइंट में कि कुछ मटेरियल को अलाउ करती है सेल मेम्ब्रेन पास करना, कुछ को अलाउ नहीं करती।
तो इसके लिए मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि किन मटेरियल को अलाउ करती है पास करना और किन को नहीं करती। स्मॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, उनको ईजिली पास करने देती है बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ना सेल के लिए थोड़ा ईजी है क्योंकि इसमें कोई यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी नहीं होती, ठीक है। और जो सोल्ट और जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ना, वो पास कर देते हैं, लेकिन उनके लिए एनर्जी सेल को थोड़ी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ये पास करते हैं, ठीक है। अब इसको हम याद किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर देता हूँ। दैट स्मॉल इज स्मूथ एंड चार्ज इज चैलेंजिंग फॉर द सेल। स्मूथ डिफ्यूजन से कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, इजीली पास कर देते हैं। जब जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं, वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही उनको भेजा जा सकता है, और उसके लिए आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, सेल को एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है एट द एंड। अब मैं आपके साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शेयर करता हूँ सेल मेम्ब्रेन की। जो टर्म मैंने पहले यूज़ की थी ना, लिपिड बाइलेयर की, उसको आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। मैं सैंडविच से इसको रिलेट कर रहा था। ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपके पास लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर्स हैं, जस्ट लाइक इट सीम्स लाइक अ सैंडविच। एट द एंड मैं आपसे पास पेपर रिलेटेड क्वेश्चन शेयर करता हूँ रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन अ प्लांट सेल। तो चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे आपके पास फंगल सेल हो, चाहे आपके पास एनिमल सेल हो, द फंक्शन विल रिमेन द सेम। अब आप इस वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने इसके लिए 5 पॉइंट्स बेसिकली आपने कंक्लूड आउट करने हैं, ठीक है। आप कंटिन्यूस सेंटेंस में आपके लिए डिफ़िकल्टी है, तो आप कंटिन्यूस सेंटेंसिंग में ना करें, आप पॉइंट फॉर्म में कर लें, ठीक है। अब मैं आपसे ना इसकी एग्जैक्ट एमएस भी शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। इसका मतलब है वाटर एंटर कर सकता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। और जब वाटर एंटर करता है, क्योंकि हम प्लांट सेल में इसको स्पेसिफाई करें, इसलिए प्लांट सेल में वाटर एंटर करता है बाय ऑस्मोसिस, और एक टर्गर प्रेशर मेंटेन रहता है। तो उसमें भी सेल जो है वो मेम्ब्रेन का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सिलेक्टिव मटेरियल को पास करने देता है, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ वाटर की जगह आप ग्लूकोज, आप ऑक्सीजन को भी मेंशन कर सकते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मेंशन कर सकते हैं बाय डिफ्यूजन, वाटर बाय ऑस्मोसिस। और जो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट, आयरन, मिनरल्स, ठीक है, वो आपके पास करते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर एनर्जी। तो बेसिकली हमने ये पॉइंट्स सारे के सारे मेंशन कर लिए। सो वी विल गेट कंप्लीट 5 मार्क्स। जो लास्ट ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। हम इसको वापडा भी कह सकते हैं सेल का। फ़र्क ये है कि वापडा वाले जितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है उतनी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सेल को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उतनी प्रोवाइड करता है। अब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, इसका फंक्शन क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन के स्पेसिफिक स्टेप्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करते हैं, जहाँ पे फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। अब सेल को इलेक्ट्रिसिटी तो रिक्वायर्ड नहीं होती, सेल को एक एनर्जी पैकेट रिक्वायर्ड होता है जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, और इसी एनर्जी पैकेट को सेल यूज़ करके फिर डिफरेंट प्रोसेसेस में उसको हेल्प आउट होती हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस में जो एनर्जी की यूटिलाइजेशन है, जैसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बात कर रहे थे, तो वो ATP ही प्रोवाइड करता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ फाउंड इन ऑल सेल एक्सेप्ट बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। अब मैं आपसे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शेयर करता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की। अच्छा, ये आपके पास जो पर्पल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन रियल में ये पर्पल नहीं होते। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की इमेजेस होती हैं ना, वो कलरलेस होती हैं। तो यहाँ पे इनको स्टेन किया गया, वो खुद कलर किया गया ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अब मैं आपसे एक सिलेबस रिलेटेड पॉइंट शेयर करता हूँ, और उसी सिलेबस रिलेटेड पॉइंट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपसे एक पास पेपर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। अब सिलेबस रिलेटेड पॉइंट हमारे पास ये है, एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन रिलेटेड टू फ्लैजिलियम, फ्लैजिलियम मीन्स द टेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंजाइम इन द एक्रोसोम।
अभी हम सिर्फ बात करते हैं कि स्पर्म सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है। ये हमारे पास एक स्पर्म सेल है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पास पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है। एक्सप्लेन हाउ एनर्जी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज सेल्स। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और सेल्स को भी मेंशन किया हुआ था, लेकिन मैंने उसको ऐसे स्पर्म सेल के चंक को लिए ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। अब अगेन यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और आप खुद से आंसर करें कि स्पर्म सेल, अगर आप फेमिलियर हैं स्पर्म सेल से, ठीक है, तो आप वहाँ पे इस चीज़ का आंसर करें कि वहाँ पे एनर्जी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे उसका क्या रोल है, ठीक है। सो आई विल शेयर द आंसर विद यू। स्पर्म सेल को अपनी टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उस टेल की मूवमेंट से हेल्प आउट होता है, उस टेल की मूवमेंट की वजह से लोकोमोशन हमारे पास प्रोड्यूस होता है, मतलब स्पर्म सेल मूव कर सकता है, जिसकी वजह से वो ओवरीज तक या एग सेल तक पहुंच सकता है। सो इफ़ वी मेंशन दीज 2 पॉइंट्स वी विल गेट 2 मार्क्स। अब हम वीडियो के बिल्कुल लास्ट पार्ट में हैं, जहाँ पे हम तमाम टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे और हम रिवीजन इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू करेंगे, पास पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस करके। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ। बेकर्स ईस्ट, जिसे हम यीस्ट भी कहते हैं, दे हैव शोन अस अ डायग्राम ऑफ यीस्ट सेल, और अगेन उसके स्ट्रक्चर्स को उन्होंने अल्फ़ाबेट से लेबल किया हुआ है। दे हैव शोन गिवन अस अ टेबल जहाँ पे सेल फंक्शन को उन्होंने दे हैव गिवन अस द सेल फंक्शन। नाउ दे वांट टू नो अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। वो सेल स्ट्रक्चर कौन सा है जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और लेटर फ्रॉम द डायग्राम। अब आप अगेन इस वीडियो को पॉज करें, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, एंड यू नीड टू आंसर इट ऑन योर ओन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एज फॉलोइंग। स्टोरेज ऑफ जीन्स जो हमारे पास है न्यूक्लियस है, और वो जी से उसको लेबल किया गया है। एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करती है, उसको ई से लेबल किया गया है। अब लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। अमाइनो एसिड्स आर असेंबल्ड टू मेक प्रोटीन्स। अब अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के, तो उनको असेंबल कहाँ पे किया जाता है। अब आपको पता है कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो राइबोसोम का काम है, तो राइबोसोम हमें 2 जगह पे मिलेंगे। एक तो आपको ये साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, एच से लेबल किया हुआ है, और एक आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलेंगे, दिस ये अटैच फॉर्म में ना, ठीक है, ये एफ से। तो आप इसका एच आंसर कर दें या एफ आंसर कर दें, यू विल गेट मार्क, ठीक है। Another question, they have shown a protist cell, ठीक है, state the name and function of structure A. Structure A is cell membrane, structure A is cell membrane, ठीक है, और इसका फंक्शन से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, सो आंसर इट बाय योरसेल्फ दैट इट कंट्रोल बट एंटर और लीव द सेल। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करता हूँ। अगेन दे हैव गिवन अस अ टेबल, और उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है, उनके फंक्शन के बारे में। कहीं पे स्ट्रक्चर के नेम गिवन है, कहीं पे उनके फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो आप अगेन इस वीडियो को पोस्ट करें एंड आंसर इट बाय योरसेल्फ। सबसे पहले राइबोसोम के बारे में बात कीजिए तो प्रोटीन सिंथेसिस में उसका रोल होता है। अब ये जो सेकंड रो आपके पास है ना, इससे आप फेमिलियर नहीं है क्योंकि बैक्टीरियल सेल को भी हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली ये जो स्मॉल रिंग्स होते हैं ये हमारे पास प्लाज्मेट होते हैं। थर्ड, कंट्रोल द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ सेल इज़ सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल से भी अभी फेमिलियर नहीं है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट सेल वॉल यू कैन वॉच माय वीडियो रिगार्डिंग प्लांट सेल, तो उसका काम होता है मेंटेनिंग टर्जिडिटी। तो ये था जी हमारे पास कंप्लीट एनिमल सेल विद ऑल द स्ट्रक्चर्स विद ऑल 5 ऑर्गेनल्स, ठीक है, इन डिटेल इंक्लूडिंग पास्ट पेपर्स।